उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर वह नाम गूंजा है जिसे सत्ता के गलियारों में कभी एक दबंग मर्द के रूप में देखा जाता था। मोहम्मद आजम खान लंबे समय तक सत्ता के केंद्र में रहने के बाद आज वे उसी सिस्टम से लड़ते दिखाई दे रहे हैं जिसके लिए उन्होंने दशकों तक काम किया। लखनऊ पहुंचे आजम खान ने जैसे ही ये कहा कि 50 साल की सियासत के बावजूद लखनऊ में मेरी कोई कोठी नहीं है, फिर भी मुझे भूमाफिया घोषित कर दिया गया, तो ये बयान केवल एक शिकायत नहीं था, ये उस सत्ता व्यवस्था पर तीखा व्यंग था जिसने अपने ही पुराने सिपाहियों को अब कटघरे में खड़ा कर दिया है। आजम खां का ये आगमन किसी औपचारिक राजनीतिक कार्यक्रम जैसा नहीं था। सब कुछ गुप्त रखा गया था, कोई प्रचार नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, बस एक सियासी शख्सियत जो शायद अब भी खुद को इस दौर की राजनीति में गैर मुकम्मल महसूस करती है। एक होटल में ठहरने वाले इस नेता से मुलाकात के लिए पुराने साथी पहुंचे। अभिषेक मिश्रा से लेकर सिबतुल्ला अंसारी तक ये मुलाकातें बताती हैं कि आजम खां भले ही सत्ता से दूर हो, मगर सपा के भीतर उनकी प्रतीकात्मक मौजूदगी अब भी बरकरार है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने न केवल अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दिया, बल्कि तंज के लहजे में कहा, मैं भूमाफिया होता तो लखनऊ में मेरे पास भी कोठी होती, रामपुर में तो बारिश में मेरा घर भी जलभराव में डूब जाता है। ये बात किसी सफाई से ज्यादा एक कटाक्ष थी उस प्रशासनिक व्यवस्था पर जो राजनीतिक विरोधियों को भूमाफिया और अपराधी ठहराने में देर नहीं करती, पर सत्ता से जुड़े चेहरों के लिए वही नियम ढीले पड़ जाते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के कट्टा संस्कृति वाले बयान पर भी सीधे चोट की। हमारे यहाँ तो कट्टा बेचने वाले का बेटा भी विधायक है और उसे केंद्र सरकार के कमांडो मिले हैं। यह टिप्पणी न केवल बिहार चुनाव में चल रहे बयानबाजी के स्तर पर सवाल उठाती है, बल्कि भारतीय राजनीति की उस दोहरी प्रवृत्ति को भी उजागर करती है जहां नैतिकता का पैमाना व्यक्ति और दल के अनुसार बदल जाता है। दिलचस्प यह है कि उन्होंने खुद को बिहार चुनाव प्रचार से दूर रखने की वजह भी ईमानदारी से बताई। जानवरों से लड़ने और जिनके पास सक्षम हथियार है वही लोग वहां गए, मैं उस जंगल तक नहीं पहुंच गया। ये बयान उनकी तंज भरी शैली में जरूर था, मगर इसके पीछे गहरी पीड़ा छिपी थी। सियासत अब जंगल जैसी हो चुकी है जहां विवेक, तमीज और सुरक्षा सब कुछ राजनीतिक लाभ के हिसाब से बढ़ता है। उन्होंने गिरिराज सिंह के बयान पर टिप्पणी की, बिहार पाकिस्तान नहीं है। आजम खां का यह कहना एक व्यापक सवाल खड़ा करता है कि आखिर हम हर असहमति या राजनीतिक विरोध को देशभक्ति और गद्दारी के आईने में क्यों देखने लगते हैं। क्या लोकतंत्र में असहमति अब खतरा बन गई है। उनके इस दौरे का एक और पहलू था हैदर अब्बास की किताब सीतापुर की जेल डायरी का विमोचन। ये पुस्तक और इस मौके पर आजम खां की मौजूदगी दोनों एक तरह से उस अनुभव को की गवाही देते हैं जिसे वे खुद झेल चुके हैं। वो जेल जिसमें उन्होंने सालों बिताए अब किताबों और बयानबाजी के जरिए एक सियासी प्रतीक बन चुकी है। और फिर सबसे अहम पहलू अखिलेश यादव और आजम खां की मुलाकात। ये मुलाकात किसी सामान्य औपचारिक भेंट से कहीं ज्यादा थी। तस्वीरों में दोनों हाथ थामे दिखे और अखिलेश ने लिखा, क्या कहें भला उस मुलाकात की दास्तां जहां बस जज्बातों ने खामोशी से बात की। ये पंक्ति केवल एक शेर नहीं थी, बल्कि समाजवादी राजनीति के भीतर एक मौन पुनर्मिलन का संकेत थी। सवाल ये भी है कि क्या अखिलेश और आजम का ये नया समीकरण सपा की सियासत को फिर से पुराने समाजवादी तेवरों में ढाल पाएगा, या ये महज एक भावनात्मक क्षण भर जाएगा। आजम खान ने जाते जाते कहा, जो आएगा उसे सलाम करेंगे। ये वाक्य दरअसल उनकी पूरी राजनीति का सार है, एक थके हुए मगर अब भी न झुके नेता का बयान। लेकिन सवाल यही है, क्या उत्तर प्रदेश की मौजूदा राजनीति में आजम खान जैसे नेता के लिए कोई जगह बची है। क्या एक ऐसा व्यक्ति जिसने सियासत को जमीन से उठाया अब खुद उसी जमीन पर माफिया घोषित होकर खड़ा रह जाएगा। उनके शब्दों में एक बेचैनी थी और उस बेचैनी में एक सवाल, क्या सत्ता में न होने का अर्थ ही अपराधी हो जाना है। शायद यही आजम खां की इस यात्रा का असली बयान था, बे आवाज मगर बेहद गूंजदार।